हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त और अपनी तैयारियों में लगे होंगे। मैं गुलशन यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके द्वारा बनाए गए पूरे उत्तर प्रदेश के नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल में हिंदी को लेकर मेरे भाई जो आपका सर का दर्द था ना, वो मैं खत्म करने के लिए लेकर आया हूं। आज के इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं जो आपके महत्वपूर्ण लेखक होते हैं ना, उनकी रचनाएं। और याद रखिएगा, ये वीडियो शुरू से अंत तक अगर आप देखते हैं तो एक एक रचना ट्रिक से ही मैं याद करवा दूंगा। अभी यकीन नहीं हो रहा ना, वीडियो अंत तक देखो, आपको अभी समझ में आ जाएगा। जैसा कि मेरे भाई आपको पता है, जो आपका हिंदी साहित्य के इतिहास है, ये 10 नंबर के एमसीक्यू आते हैं, जिसमें से आपको पता है कि गद्य साहित्य यानी लेखकों की रचनाओं से 5 नंबर और आपका पद्य साहित्य का इतिहास यानी कवियों की रचनाओं से 5-5 नंबर, और ये सब आपका कवर हो जाएगा, बिल्कुल घबराने का नहीं। और 4 तरह के प्रश्न याद रखिएगा पूछता है। आज हम लोग लेखकों की रचना कवर करेंगे और इन 4 तरह के सभी प्रश्नों को देखने वाले। सबसे पहले यहां पे कि आपसे डायरेक्ट पूछेगा, एक रचना दे देगा, बोलेगा ये किस लेखक की रचना है। दूसरा है कवियों की रचना, जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तीसरा प्रश्न आता है किस विधा की रचना है। कोई आपको एक रचना दे दिया, पूछ लेगा किस विधा की रचना भैया बताओ, और बहुत आप डरते हो, इस क्लास के बाद डर खत्म। फिर आता है कि किस युग का लेखक या कवि है। हर तरह के प्रश्न हैं, हर तरह के सवालों का यहां पे आपका अंत होने वाला है। ठीक है मेरे भाई, तो चलो सबसे पहले मेरे भाई आपका आ जाते हैं क्या, हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनकी रचनाएं पेपर में भाई हर बार आती हैं और हर एक रचना ट्रिक से देखेंगे। जैसे याद रखिएगा, रामचंद्र शुक्ल, जो पहला प्रश्न कि किस युग के हैं, तो याद रखिएगा ये आपके शुक्ल युग के हैं। कभी कभी अगर पेपर में आपको छायावादी दे दे तो घबराना नहीं है, क्योंकि दोनों की समय सीमा लगभग लगभग समान है। ठीक है। दूसरा प्रश्न आता है मेरे भाई इनकी रचनाएं। याद रखिएगा, ये जो है ना, निबंध, इतिहास, आलोचना, संपादन, कहानी, ये आपकी विधा कहलाती। ठीक है, कि किस विधा की रचना है। तो पहली रचना है मेरे भाई आपका चिंतामणि। तो ऐसे आप इसको याद करिएगा कि हमारी जो चिंताएं हैं वो कौन हरेगा, तो आपके अंदर से वाली राम जी हरेंगे। तो राम यानी रामचंद्र शुक्ल, यानी हमारी चिंताएं कौन हरेगा, आपका रामचंद्र शुक्ल। और रामचंद्र शुक्ल का ये निबंध संग्रह है। दूसरी रचना है मेरे भाई आपका विचार विधि। बहुत आसान सी ट्रिक है, क्या ऐसे याद करिएगा, एक आपका आचार और आपका विचार। विचार से बाबू हो जाएगा विचार विधि, और आचार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हो गया ना दोनों तैयार। इसके बाद अगली रचना आती है मेरे भाई हिंदी साहित्य का इतिहास। इतिहास है, कैसा इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास है। कौन लिखा, रामचंद्र शुक्ल। अगला है मेरे भाई आनंद कदम्बनी नामक पत्रिका का रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया था, संपादन किया था। इसके बाद एक और बचता है मेरे भाई 11 वर्ष का समय, जो क्या है, कहानी। किसने लिखी है, रामचंद्र शुक्ल। जैसे यहां पर देखो आपका 11 वर्ष का समय है, और आप सभी को अगर याद हो तो कमेंट करके बताओ कि रामचंद्र जी कितने वर्ष का वनवास गए थे। तो आप उसको रिलेट करिएगा, यहां 11 वर्ष का समय है और वहां पे जो आप कमेंट कर रहे हैं वो वाला समय है। ठीक है मेरे भाई, तो ये रचनाएं हैं रामचंद्र शुक्ल की, और इससे बाहर एक भी नहीं आता। ठीक है, एक भी प्रश्न इनसे नहीं आएगा। अगला प्रश्न मेरे भाई आपका अगला टॉपिक आ गया, क्या, आपके जयशंकर प्रसाद। बहुत आसान सी ट्रिक है, और इनकी भी जो अगर पूछे जयशंकर प्रसाद किस काल के हैं, तो मेरे भाई क्या है, शुक्ल युग और आपका छायावादी युग, दोनों में से कोई भी दे दे। और मेरे भाई पूरे YouTube पे निहारते रहोगे, ढूंढते रहोगे, लेकिन ऐसी ट्रिक के साथ आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। तो मेरे भाई जयशंकर प्रसाद का बहुत आसान से आप एज्यूम करिए, जैसे मान लीजिए मैं शंकर, अब ऐसे एज्यूम करिएगा कि जैसे शंकर जी भगवान है, तो 2-3 चीजें आप ध्यान रखिएगा। शंकर जी भगवान के आपको पता है माथे पे यहाँ पे चांद होता है, चांद होता है ना, तो आप ऐसे समझिएगा, क्या वो चांद है, लेकिन वो चांद नहीं, वो तारा है। कैसा तारा है, वो आपका ध्रुव तारा है। तो ध्रुव तारा से ऐसे समझ लीजिएगा क्या हो जाएगा, ध्रुव तारा से आपका क्या हो जाएगा, ध्रुव स्वामिनी हो जाएगा। ध्रुव तारा से ध्रुव स्वामिनी हो जाएगा। अब इसके बाद
जैसा कि आप सभी को पता है, जब समुद्र मंथन हुआ था तो विष का घूंट किसने पिया था? तो बोलोगे सर शंकर जी ने पिया था। तो क्या हो जाएगा आपका एक घूंट, वो एक घूंट कौन पिया था? शंकर जी पिए थे। तो ये आपका जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। इसके बाद 3 और नाटक हैं। आपसे 2 तरह के प्रश्न पूछेगा, अजात शत्रु, ध्रुव सौमनी, एक घूंट, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है? सब नाटक है, लेकिन किसका नाटक है? जयशंकर प्रसाद जी का। जैसे आपको अगर बहुत सारे शत्रु आपको घेर लें तो आप डर जाओगे ना, तो आप किसको याद करोगे? शंकर जी को याद करोगे। ठीक है मेरे भाई। अब अगला है आपका इंद्रजाल और आकाशदीप। ये क्या है? कहानी संग्रह है जयशंकर प्रसाद जी का। अब इसके बाद काव्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कामायनी। ट्रिक क्या है? कामायनी को ऐसे याद करिएगा कि काम आएगा या काम आएंगे। हमारे काम कौन आएंगे? शंकर जी आएंगे। तो शंकर जी से जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। अगला है मेरे भाई झरना, लहर और आंसू। तो ऐसे याद करिएगा कि तितली उड़ी बस पे चढ़ी, बस पे चढ़ी तो रोने लगी। जब तितली रोने लगती है उसके आंसू बहते हैं। तो आंसू जब बहेंगे तो तितली किसको याद करेगी? शंकर जी को याद करेगी। अब आपने शंकर जी को देखा होगा तो उनके यहां जटाओं से गंगा जी बहती हुई दिखाई देती हैं। तो ऐसा समझना वो गंगा जी नहीं है, वो एक झरना है। और झरने में क्या आता है? झरने में आता है आपका लहर। ठीक है मेरे भाई। अब देखो शंकर जी भगवान को आपने देखा होगा तो ऐसे मुंड मालाएं उन्होंने ढेर सारी पहनी है। तो जो मुंड मालाएं हैं ना, कंकाल की कौन पहना है? शंकर जी। तो कंकाल हो गया, तितली उड़ी बस पे चढ़ी, और अंत में आपका ईरावती। ईरावती, कंकाल और तितली, ये उपन्यास है आपका जयशंकर प्रसाद का। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजार शत्रु, ध्रुव सौमनी, ये सब क्या है? आपके नाटक हैं। और जयशंकर प्रसाद आपके कहां? शुक्ल युग और या छायावादी युग के क्या हैं? आपके लेखक हैं। ठीक है बाबू। आगे आ जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सारी रचना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक दो हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे मेरे भाई आपका शिक्षा और संस्कृति बहुत पेपर में आया हुआ है। आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। तो हमारा जो देश का पहला नागरिक होगा उसका क्या कर्तव्य है कि हमारे देश के सभी लोगों को हम शिक्षा दें और क्या? संस्कृति के बारे में बताएं। तो शिक्षा और संस्कृति आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इनकी 2 जो ये रचना है, मेरी आत्मकथा, इनकी आत्मकथा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, और मेरी यूरोप यात्रा, ये यात्रा वृंत है। अब जैसे हमारे देश का पहला राष्ट्रपति है तो भाई दूसरे देशों में वो यात्रा करके ही तो पता लगेगा ना कि हमारे देश में किस चीज की कमी है। ठीक है मेरे भाई, हो गया फिनिश। आगे बढ़ते हैं। अब अगला आता है मेरे भाई, याद रखना, भगवत शरण उपाध्याय। ये आपके आधुनिक युग के क्या है? आधुनिक युग के आपके लेखक हैं। अब इनकी देखो हैं तो बहुत रचनाएं, लेकिन जो पेपर में पूछता है हम उनको ट्रिक से देखने वाले हैं। जैसे यहां पे आपका क्या है? आपका साहित्य और कला, ये क्या है? आलोचना है। किसकी है? साहित्य और कला आलोचना किसकी है? भगवत शरण उपाध्याय। और दूसरा जो बहुत बार पेपर में आया है, ठूठा आम। ठूठा आम को ऐसे याद करना, ये ठूठा नहीं है बाबू, ये जूठा आम है। और जूठा आम हम किसको नहीं चढ़ाते हैं? भगवान को नहीं चढ़ाते हैं। तो भगवान से क्या हो जाएगा आपका? भगवत शरण उपाध्याय। और यात्रा वृत्तांत में याद रखिएगा, सागर की लहरों पर, क्या? सागर की लहरों पर क्या है? यात्रा वृत्तांत है। अब आप सागर की लहरों पर फंस गए हैं तो आपको कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? भगवान जी बचाएंगे। तो भगवत शरण उपाध्याय सागर की लहरों पर, जूठा आम किसको नहीं चढ़ाते हैं? यानी ठूठा आम भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है बाबू, आगे आ जाते हैं। अगला आपका यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ये आपके पेपर में बहुत बार आया हुआ है। किस युग के हैं? तो द्विवेदी युग के हैं। किस युग के? द्विवेदी युग के। अब इनका निबंध संग्रह बहुत पेपर में आता है, आपकी किताब में भी है। क्या मेरे भाई? आपने किताब में देखा होगा, क्या लिखूं। एक बार पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के पिताजी ने उनको निबंध लिखने के लिए दे दिया। अब भैया ये टेंशन में आ गए क्योंकि निबंध इनको आ नहीं रहा था। तो चिल्ला चिल्ला के बोले, हे क्या लिखूं, क्या लिखूं, क्या लिखूं। तो क्या लिखूं से निबंध आ गया किसका? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। अब जब इनको कि भाई नहीं लिख पाए तो इनके पिताजी ने बोला ठीक है, 5 पत्रों में माफी मांगो। अब नहीं लिख पाए निबंध, 5 पत्रों में माफी मांगो। तो यहां से आपका क्या हो गया? पंचपात्र हो गया। और बहुत इंपॉर्टेंट है, जब पंचपात्र दिए तो ये और गुस्सा आ गए।
ये सारा पन्ना उन्ना उठा के फेंक दिए, यानी क्या हो गया आपका कुछ बिखरे पन्ने हो गया। क्या लिखूं? कुछ बिखरे पन्ने, पंचपात्र और आपका पारिजात। एक और इनका निबंध आता है मकरंद बिंदु। और जब इन्होंने पन्ने फेंक दिए, पन्ने फेंकने से झल्लाए होंगे ना। अब जैसे मान लो कोई काम आपको दे दिया जाए, आप नहीं कर पा रहे हो, या हो सकता है कि वो काम इतना मुश्किल है कि आप क्या होते हैं झल्लिया जा रहे हो, तो झल्लियाना से झलमला गए। तो झलमला क्या है? कहानी संग्रह है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का। आगे आ जाते हैं बाबू आपका रामधारी सिंह दिनकर, आधुनिक युग के हैं और इनकी रचनाएं बहुत पेपर में आती। देखो रामधारी है मेरे भाई, इनकी रचना है रेणुका, हुनकार, इतिहास के आंसू और सबसे इंपॉर्टेंट है परशुराम की प्रतीक्षा। परशुराम की प्रतीक्षा काव्य संग्रह है। परशुराम इनके नाम में ही आ रहा, राम से रामधारी सिंह दिनकर। इसके बाद है रश्मि रथी और आपका कुरुक्षेत्र और उर्वशी। तो ऐसे याद रखिएगा कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र में ऐसे याद करिएगा युद्ध हुआ था। युद्ध कहां पे? जो आपका पांडवों और बाकी लोगों का युद्ध हुआ था, तो उसमें वहां पे श्री कृष्ण थे। और ऐसे समझ लीजिएगा श्री कृष्ण का जो दूसरा रूप है ना, वो हमारे क्या है? राम है। तो राम कहां थे? कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र में रथ है। कुरुक्षेत्र में राम जी ने क्या लेकर, श्री कृष्ण किस पे चल रहे थे? रथ पे चल रहे थे। तो रथ से आपका रश्मि रथी हो जाएगा। और उर्वशी ऐसे समझ लीजिएगा कि जब राम जी रथ लेकर कुरुक्षेत्र में जाते थे तो उर्वशी बहुत क्या होती थी? प्रसन्न हो जाती थी। ठीक है मेरे भाई। अगला है निबंध संग्रह, बहुत इंपॉर्टेंट है अर्धनारीश्वरी। क्या बाबू? अर्धनारीश्वरी। तो ऐसे समझना, यहां पे इनके नाम में है धारी। धारी मतलब धारदार हथियार है, और उससे क्या कर रहे हैं? आधा आधा कर रहे हैं। धार से आधा आधा, तो आधा से क्या हो जाएगा आपका? अर्धनारीश्वरी, रेती के फूल और आपका उजली आग। अब सबसे इंपॉर्टेंट है दार्शनिक और सांस्कृतिक निबंध, जो क्या है आपका संस्कृत के 4 अध्याय। ये 4 पे फोकस करना। 4 कैसे? देखो इनके नाम में भी देखोगे तो आपको दिखेगा रामधारी। जब आप आओगे रामधारी पे आओगे तो रामधारी, यानी 1 2 3 4, 4 इनके नाम में भी आ रहा है और 4 आपका यहां पे भी आ रहा है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, चलो ठीक है। ये इनकी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। कौन कौन सी? फिर से एक बार देख लो। आपका काव्य की बात करें, रेणुका, हुनकार, आपका कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी और परशुराम की प्रतीक्षा। उसके बाद निबंध संग्रह है आपका अर्धनारीश्वरी, और इसके बाद आपका दार्शनिक और सांस्कृतिक निबंध है संस्कृत के 4 अध्याय। और यही पेपर में आता है, इससे बाहर कुछ नहीं आता है। ठीक है। अब जयप्रकाश भारती के बारे में आ जाते हैं। जयप्रकाश भारती किस युग के हैं? तो याद रखना बाबू, ये आपके शुक्ल युग के हैं या फिर छायावादी। और याद रखिएगा पेपर में जो आपके किताब के लेखक है ना, कक्षा 9 और कक्षा 10, उन्हीं की रचनाएं आती हैं। और कौन कौन सी आती है वो मैं सब यहां पे ले आया। मतलब आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं, बस इस वीडियो को ढंग से देखो। जो जो रचनाएं हैं उनकी ट्रिक जो बता रहा हूं उसको नोट डाउन कर लो, 1 2 बार रिवीजन कर लो, बस बवाल कर दोगे। ठीक है। शुक्ल युग या फिर छायावादी के हैं। इनकी रचनाएं याद रखना क्या है आपका? अनंत आकाश है और चलो चांद पर चले। देखो यहां पे लिखा है प्रकाश। अगर हमें चांद पर जाना है तो चांद पे जाने के लिए भाई प्रकाश के बराबर ऊर्जा होनी चाहिए ना। तो प्रकाश के बराबर चांद पे जाएंगे तो चलो चांद पर चले। कैसे चले? प्रकाश की ऊर्जा चाहिए, तो जयप्रकाश भारती। इसके बाद है अनंत आकाश। अब जैसे आप अनंत आकाश में जाओगे, साइंस में पढ़ा होगा, आकाश से हमारा पृथ्वी कैसी दिखती है? एकदम प्रकाश रहित दिखाई देती है। ठीक है। तो अनंत आकाश में जाने के बाद हमें क्या नहीं मिलेगा? प्रकाश नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं। अगला है आपका धर्मवीर भारती। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है आपके पेपर की दृष्टि से, याद रखना। ये भी आपके आधुनिक युग के हैं। ठीक है। आधुनिक युग हो, छायावादोत्तर, शुक्लोत्तर, वो सब लास्ट वाले एक में आ जाएगा। ठीक है। जैसे अगर कहानी संग्रह की बात करें तो मेरे भाई इनकी जो रचनाएं है उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाली है चांद और टूटे हुए लोग। क्या? चांद और टूटे हुए, तो पूरा जमाना है। चांद और टूटे हुए लोग आपका कहानी संग्रह है। काव्य संग्रह की बात करें तो बाबू ठंडा लोहा, कनुप्रिया और आपका, ठीक है, ठंडा लोहा और कनुप्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लेगा कनुप्रिया किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की है।
कनुप्रिया किस विधा की रचना है? तो आपका काव्य की रचना है। इसके बाद मेरे भाई जो सबसे ज्यादा बार पेपर में आया है क्या? गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा। तो पहले गुनाहों का देवता कि मतलब आदमी गुनाहों का देवता कौन बनेगा? जो गुनाह करने वाले हैं उनको खत्म कौन करेगा? तो बोले सर जो क्या होगा? जो वीर होगा। तो वीर से हो जाएगा धर्मवीर भारती। और इसके बाद है सूरज का सातवां घोड़ा। अब ये बताओ सूरज का सातवां घोड़ा नॉर्मल आदमी के पास तो होगा नहीं, जो वीर होगा उसी के पास होगा। तो वीर से क्या हो जाएगा? आपका धर्मवीर भारती। सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, ये क्या है? उपन्यास है। अब पद्य नाटक की बात करें तो अंधा युग कि मतलब अंधा युग चल रहा है, उसको समाप्त कौन करेगा? वीर करेगा। कौन? धर्मवीर भारती करेंगे। ठीक है। अगले बार मेरे भाई यात्रा वृतांत है जो आपकी कक्षा 9 की किताब में था, ठेले पर हिमालय। ठीक है, ठीक है बाबू, बस इतना ही पेपर में आपका आता, याद रखिएगा, इससे बाहर कुछ नहीं। आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, यहां पे बहुत सारे बच्चे द्विवेदी देख के गलती कर देते हैं। याद रखना ये द्विवेदी युग के नहीं है, द्विवेदी युग के बाद इनका जन्म होता है, 1907 में शायद जन्म होता है इनका। ठीक है, तो ये आधुनिक युग के माने जाते हैं। अगर निबंध की बात करें तो निबंध इनका बहुत फेमस है। कौन? अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता और आलोक पूर्व। लेकिन जो आपके कक्षा 10 में पेपर आता है, आपने देखा होगा, मैं बार बार आपको बताता हूं क्या, कि बाण भट्ट की आत्मकथा। मैंने वो वाली कहानी बताई थी ना क्या, कि एक बार मैं मेले में गया था, एक मुझे बाण पसंद आया, तो पापा से बोला पापा बाण दिला दीजिए। तो दुकानदार ने क्या बोला कि 1000 रुपए का है बाण। 1000 से हजारी प्रसाद द्विवेदी और बाण से क्या हो जाएगा आपका? बाण भट्ट की आत्मकथा। 1000 से हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाण से आपकी बाण भट्ट की आत्मकथा। अब है, ठीक है, ये इतनी ही रचनाएं हैं जो आपके पेपर में आती हैं। ठीक है बाबू, आगे आ जाते हैं, अगला आ जाते हैं। और याद रखिएगा वीडियो रिकॉर्डेड ही देख रहे होगे, बाद में देख रहे होगे, 2 काम करना है। जैसे ही आपका क्लास खत्म होगी, 5 क्वेश्चन आपके लिए मैंने होमवर्क में रखा है। उन 5 क्वेश्चन को आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मैं देखूं कि आप लोग सच में क्लास देख रहे हो या फिर बस हवा में। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो को लाइक करके कम से कम 10 बच्चों को तो शेयर ही कर देना। महादेवी वर्मा मेरे भाई, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है ये छायावादी की है कि महादेवी, जैसे सब जगह छाया छाई है, तो कौन छाया को खत्म करेगा? महादेवी खत्म करेंगे। ठीक है, इनकी रचनाएं अगर रेखा चित्र, बहुत बड़ी रेखा चित्र ये लिखा करती थी। कौन सी? अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। क्या हमारे अतीत में कौन जाएगा? महादेवी वर्मा। तो अतीत के चलचित्र रेखा चित्र है महादेवी वर्मा। स्मृति की रेखाएं, हमारी स्मृति खराब हो गई है, कौन सही करेगा? महादेवी। तो महादेवी वर्मा हो जाएगा। संस्मरण है इनका क्या? पथ के साथी। अब हम कहीं पथ में जा रहे हैं, बहुत परेशान हैं, टेंशन में हैं, तो हमारा साथी कौन बनेगा? महादेवी वर्मा बनेगी, तो पथ का साथी हो जाएगा। इसके बाद काव्य संग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है इनका, याद रखिए। क्या सबसे इंपॉर्टेंट है? यामा। यामा भी आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं, मां, और मां से बाबू हो जाएगा क्या? महादेवी। मां से ही क्या हो जाएगा? महादेवी। और जितनी भी लड़कियों का नाम है ना, सब में महादेवी पे टिक लगा दिया करो। जैसे आपका क्या है? निहार है, नीरजा है, रश्मि है, संध्या है, दीप शिखा, ये सब कौन है? सब महादेवी वर्मा की हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं। आगे मेरे भाई खत्म, जितने याद रखना। अभी हमने देखा क्या? आपके लेखक जितने हैं ना, लेखकों की रचनाएं देखी। अगली क्लास में कौन कौन सी चीजें देखेंगे थोड़ी देर में अभी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है? चारों में से कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, अगला है आपका उर्वशी। क्या बाबू? उर्वशी के रचयिता इनमें से कौन है? कमेंट करके आप बताइएगा। अगला है चिंतामणि के रचयिता कौन से है? 5 ही प्रश्न है। उसके बाद थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ध्यान दीजिएगा। मेरी आत्मकथा के रचयिता कौन है? कमेंट करके बताइएगा। और अगला है कुछ बिखरे पन्ने। ठीक है, और आप देखेंगे इससे बाहर प्रीवियस ईयर में ना प्रश्न आया है और इस ईयर भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये मेरे भाई आपका एक वीडियो खत्म, एक टॉपिक खत्म। लेकिन याद रखिएगा आपका और हमारा साथ सिर्फ यहां नहीं खत्म होने वाला है। मैंने आपसे कुछ दिन पहले वादा किया था कि आपका हिंदी का एक एक टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, वीडियो सेक्शन में आपको पढ़ाने वाला हूं। मतलब कि सारी समस्याएं खत्म। आज मैंने देखो लेखकों की रचनाएं आपको खत्म कर दी पूरा। अगला वीडियो आएगा कवियों की रचनाएं,
इसके बाद मैं आपको महत्वपूर्ण कवियों का जीवन परिचय पूरा पढ़ाने वाला हूं। फिर आपको पढ़ाऊंगा महत्वपूर्ण लेखकों का जीवन परिचय, जिसके लिए आप लोग परेशान होते रहते हैं। आपको एक एक लेके भरी आऊंगा और साथ में आपको कैसे कितना लिखना है वो क्लास में याद करवाऊंगा। इसके बाद मेरे भाई महत्वपूर्ण पत्र लेखन, महत्वपूर्ण निबंध, खंड काव्य, संस्कृत के पद्य, जो आपके संस्कृत के पद्य होते हैं महत्वपूर्ण जितने हैं, उन सबको मैं एक वीडियो में आपके लिए करवा दूंगा। इसके बाद है श्लोकों का अनुवाद, महत्वपूर्ण पद की व्याख्या, महत्वपूर्ण गद्य की व्याख्या, व्याकरण में रस छंद अलंकार, समास, उपसर्ग, वाक्य, शब्द, रूप, धातु, मतलब सब कुछ आपको वीडियो सेक्शन में मिलेगा। आप 2 दिन याद रखिएगा, 2 दिन अपने दिमाग में रख लीजिए। अगर आपको मेरी लाइव क्लास देखनी है तो वो आपको कब मिला करेगी, जो भी आपका याद रखिएगा, आपका मंगलवार, कोई भी मंगलवार आएगा उस दिन मेरी लाइव क्लास हिंदी की चलती है यूट्यूब पे, इसी चैनल पे, तो आप वहां पे देख सकते हैं। और जो आपका मैं वीडियो अपलोड करूंगा ना, वो हर शनिवार को, ठीक है, हर शनिवार को कितने बजे, 4 बजे, याद रखिएगा 4 बजे तैयार रहिएगा गुलशन भैया की वीडियो के लिए। और हर मंगलवार को 6 बजे से 8 बजे मैं लाइव आता हूं। तो अगर ये दोनों चीजें करते हैं ना भाई, तो आपके हिंदी में जो आपका 70 में 70 लाने का सपना है वो 100% पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो अगला जो वीडियो आएगा मेरे भाई, मैं कवियों की रचनाएं करवाऊंगा। उम्मीद करता हूं आपको सेशन पसंद आया होगा, और एक एक जो प्रश्न मैंने आपको बाद में बताया उसका आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर देना कि भाई हिंदी की टेंशन खत्म करने के लिए गुलशन भैया ने सीरीज लेकर आ गई है। कौन सी? 14 हफ्ते 14 वीडियो हिंदी खल्लास। बाकी मिलता हूं मेरे भाई आपसे अगले वीडियो में। आपको 2 चीज करना है, सारे प्रश्नों का कमेंट करना है, और एक एक बच्चा कम से कम 5 कमेंट करेगा, और अपने सभी दोस्तों को वीडियो को शेयर कर देना, ताकि जब वो अपनी बोर्ड का एग्जाम देना तो हिंदी में वो डरे नहीं, वो बोले अरे यार ये तो भैया ने पढ़ाया है।